मेरा नाम सीमा है। हम 5 भाई-बहन हैं। मैं अभी पढ़ ही रही थी कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया और वो बिस्तर पर आ गए। मेरे छोटे भाई-बहन की ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने घर की सारी ज़िम्मेदारी सँभाल ली। मैं बस घर की आर्थिक ज़िम्मेदारी पूरी करने वाली एक मशीन बनकर रह गई। धीरे-धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई, परंतु मेरी माँ और बहन-भाइयों की शादी की चिंता करती और मेरी शादी का नाम भी नहीं लेती। और तो और मेरी माँ और बहन तीखे व्यंग बाणों से मेरा दिल छलनी-छलनी कर देती। उनकी उपेक्षा से मेरा जीवन अंधकार में डूबता जा रहा था। तभी मेरी रौबदार ताई जी हमारे घर आई और उन्होंने जो मेरे लिए किया, उसने सबके होश उड़ा दिए। आज सीमा के घर की चहल-पहल से पड़ोस भी गुंजरित हो रहा था। यूं तो उस 5 भाई बहनों वाले परिवार में हमेशा ही चिल्पो मची रहती थी, लेकिन आज घर में एक उत्सव सा माहौल था। इसका कारण था सीमा की वो ठसकेदार ताई जी का आगमन, जिनके रोब दाब का असर परिवार के प्रत्येक सदस्य पर सम्मोहन की तरह छाया हुआ था। ताई जी मुंबई में रहती थी और उनके पति यानी ताऊ जी की गारमेंट फैक्ट्री थी, जिसमें उनके 2 बेटे पिता का हाथ बटाते थे और तीसरा वे छोटा बेटा अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। उस घर में पैसे बरसते थे। इधर देवर यानी सीमा के पापा का हाथ तंग ही रहता था, लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, संस्कार देने में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। ताई जी ताऊ जी का आरंभ से ही भाई के परिवार से असीम स्नेह था, लेकिन घर के झमेलों में उलझे रहने के कारण इधर आने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। इस बार सालों बाद मन बनाकर ताई जी का यहाँ आना हुआ था, इसलिए सभी के लिए उनकी अटैची से एक उपहार निकल रहे थे। ये लो रानी, तुम्हारा सूट, मैचिंग चूड़ियाँ और ये मेकअप किट। रानी सीमा की छोटी बहन भाई बहनों में भी सबसे छोटी थी। सूट के साथ प्यारा सा मेकअप किट देख वो ताई जी के गले से ही झूल गई। ताई जी भी प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती हैं, खुश? जी ताई जी बहुत खुश, रानी ने चहकते हुए कहा। ताई जी ने सीमा के भाइयों के लिए उपहार निकालते हुए सीमा पर एक नजर डाली। वह तो ऐसी दिख रही थी मानो एक पाषाण शिला की भांति स्पंदनहीन हो गई। अजय, ये तुम्हारा टेबल लैंप, खूब मन लगाकर पढ़ना, तुम तो इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में हो ना? जी ताई जी। अजय टेबल लैंप देख बहुत खुश नहीं हुआ था। ताई इस बात को समझ मुस्कुराई और कहा, इसकी एक विशेषता बताना तो मैं भूल ही गई। इसमें टैप रिकॉर्डर भी है, लेकिन देख, सिर्फ गाने मत सुनना, जब पढ़ते पढ़ते मन उब जाए तो गाने चला लेना। ताई जी की इस बात पर सभी हंस पड़े और ये सुनकर अजय उत्साहित हो उसे चलाने अंदर भाग गया। अमित, ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डायरी, इसमें तुम बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें रिकॉर्ड करके रख सकते हो। और ये कैमरा सीमा की शादी में तस्वीरें खींचने के लिए। ताई जी ने बड़े प्यार से सीमा पर हाथ फिराया। अमित भी ये नायाब डायरी देख खुश नहीं, बहुत खुश हुआ। काफी दिनों से वे ये डायरी लेना चाहता था, लेकिन मूल्य देख घर में किसी को कहने की हिम्मत नहीं होती थी। अपनी मनपसंद वस्तु पाकर उसने तो ताई जी के पैर ही छू लिए। अमित सीमा के बाद था और उसे बहुत प्यार करता था। परिवार की जिम्मेदारियों तले सीमा को कुम्हलाते देख उसका मन बहुत दुखी हो जाता था। इसलिए उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी, पहले वे दीदी के लिए कुछ करेगा। अब ताई नीमा की ओर एक बहुत खूबसूरत साड़ी, उसके बेटे के लिए एक सुंदर सी इलेक्ट्रॉनिक कार और जमाई के लिए इम्पोर्टेंट 3 पीस सूट का प्यारा सा कपड़ा बढ़ाया। ताई जी ने कनखियों से सीमा को देखा। उसका चेहरा थोड़ा बुझ गया था, लेकिन इसका किसी को ख्याल तक नहीं था कि बड़े छोटे के हिसाब से उपहार देती ताई जी ने सीमा को उसकी बारी आने पर उसे नजरअंदाज क्यों किया। खैर, नीमा भी अपनी सारी चीजें पाकर बहुत खुश हुई। सीमा उठकर तब तक अंदर चली गई, ये कहकर कि मैं ताई जी के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। तब तक ताई जी ने देवरानी को भी एक सुंदर सी गाजी रंग की सिल्क साड़ी और देवर के लिए एक कारवा सारेगामा रेडियो निकाल कर दिया। ताई जी भावुक हो गई। देवर जी बिस्तर पर पड़े पड़े उब जाते होंगे, इसलिए तुम्हारे जेठ ने ये विशेष रूप से उनके लिए भिजवाया है। दोनों जिठानी देवरानी इस बात पर अपनी आंखें पोंछने लगी। सीमा कॉफी बनाकर ले आई थी और वह ताई जी के बगल में बैठ गई। ताई जी ने देखा उसके चेहरे पर अपनी अवहेलना किए जाने का अब कोई शिकन तक नहीं था।
ताई जी कॉफी पीती रही और बातें करती रही। ताई जी सबको उपहार देती देती देखती हैं कि सीमा की भावनाओं का ख्याल उसकी माँ तक को नहीं है। सिमो, तुम्हें ताई जी से कुछ चाहिए? ताई जी की आवाज़ सुनकर सीमा से पहले उसके सभी भाई बहन कूद कर ताई जी के पास पहुंच गए। ताई जी ने खींचकर सीमा को अपने करीब बिठा लिया। देखो तो मेरी प्यारी बिटिया को मेरा कितना ख्याल लेता है। तुम में से किसी को ये ध्यान था कि इससे मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन इसे याद रहा। ताई जी की बात पर सभी थोड़ा हंसे और फिर आतुरता से देखने लगे कि सबसे अंत में सीमा को ताई जी क्या देने वाली हैं। लेकिन उन्होंने पहले वाली अटैची से कुछ नहीं निकाला, बल्कि एक छोटी सी बड़ी प्यारी अटैची सामने की और उसे सीमा के हवाले कर दिया। सभी हैरत में देखने लगे। देख तो बिटिया, मेरी पसंद की हुई चीज़ तुम्हें पसंद आती है या नहीं? सीमा को सकुचाते देख ताई जी ने स्वयं ही अटैची से खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सबसे पहले एक सुंदर सा काफी महंगा सूट निकाला और उसे सीमा पर लहरा दिया। फिर एक रेशमी बेहद प्यारी सी नाइटी निकाली। उसके बाद 5 महंगी डिजाइनर साड़ियां। सभी एकटक देखे जा रहे थे, लेकिन साड़ियों के नीचे से ताई जी ने जो निकाला उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने का बेहद सुंदर जड़ाऊ सेट था वो। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि ताई जी सीमा के लिए इतना कुछ लाएंगी। अब इन उपहारों के सामने सबको अपने कीमती उपहार फीके लगने लगे। तभी रानी उठी और सीमा पर लहराते सूट को ले लिया और कहा, ये तो मैं लूंगी। दीदी तो सूट पहनती नहीं, वो साड़ी पहनती है। हाँ हाँ, ठीक कहा रानी ने। माँ ने भी रानी की हाँ में हाँ मिलाया और सभी सामानों का बंदर बाट कर दिया। ये इतनी साड़ियाँ सीमा लेकर क्या करेगी? 2 में रख देती हूँ रानी की शादी के लिए। एक सीमा रख लेगी, एक नीमा को आगे 30 त्योहार में देने के काम आ जाएंगी। एक साड़ी और ये जड़ाऊ सेट अमित की बहू के लिए रख देती हूँ। ताई जी तो सबके रवैये से पहले तो हतप्रभ रह गई। उन्होंने देखा कि सीमा को दिए गए उपहारों को उसकी माँ ही बंटवारा करने लगी है, तो उन्होंने बहुत क्षुब्ध होकर कहा, क्यों छोटी? सीमा ने किसी के उपहारों पर नजर भी डाली क्या? जब इसने किसी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया, तो इसके उपहारों पर भी सिर्फ और सिर्फ इसका ही हक है और किसी का नहीं। ताई जी की डांट से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और तुम छोटी, रानी को डांटने के बदले स्वयं तुमने ही सीमा के उपहारों का बंटवारा कर दिया। यदि मैं जानती तो उसके लिए अलग से लाती ही क्यों? और रानी, सीमा सूट क्यों नहीं पहनेगी? तुमने क्या सोच कर ले लिया? उसे कैसे लगेगा यह महसूस किए बिना? ताई जी ने फिर देवरानी की ओर नजर डाली। तुम्हें इसकी शादी नहीं करनी है क्या? मैं तो ये सारा सामान चुन चुन कर इसकी शादी के लिए लाई थी। सोचा था अपने हाथों से सजा कर देखूंगी कि दुल्हन के रूप में मेरी बिटिया कैसी लगती है। लेकिन मैं तो देख रही हूँ छोटी कि तुम तो इससे छोटों की अमित और रानी की शादी के सपने देख रही हो। सारी उम्र बेटी को यहीं बिठा कर रखोगी। ताई जी अनवरत जारी थी। कच्ची उम्र में वे जिन जिम्मेदारियों को ढो रही है उससे उसको मुक्ति तो दो। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। ताई जी की लताड़ से सभी फक रह गए। होंठ सिल गए सबके। रानी तो जल्दी से सूट फेंक कर अंदर भाग गई। नीमा मुंह बनाती हुई तो अजय भी चुपचाप अंदर की ओर चला गया। अब इस उम्र में कोई इससे शादी नहीं करना चाहता तो हम करें क्या? किसी के भी गले में इसे जबरदस्ती बांध दे। इतना के माँ भी उठकर रसोई की तरफ चली गई। अब ताई जी ने सीमा की ओर देखा। उसकी भरी भरी डबडबाई आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ताई जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब तो सीमा पपक पपक कर रो पड़ी, मानो सालों का दर्द आंसुओं के द्वारा निकालने को बेताब हो। रो मत लाडो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हारा जीवन दांव पर लगे। सीमा के आंसू ताई जी के सीने को भिगोए जा रहे थे और ताई जी की स्नेहल वाणी सीमा के मन प्राण को भिगो रहे थे। रात हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे। ताई जी भी सीमा के बालों पर हाथ फिराते फिराते सो गई। लेकिन सीमा की आंखों में नींद कहाँ? वातावरण की निस्तब्धता उसके हृदय में उतर आई थी। ताई जी ने घर की हवा के उस रुख को बदलने की शुरुआत कर दी थी जो माँ के इशारों पर चलती थी। देखना यह था कि ताई जी क्या कर सकती थी। शायद उनके प्रयासों से सीमा के भाग्य की काली माँ सुबह के उजाले में बदल जाए। उसका दुर्भाग्य। सीमा ने गहरी सांस ली, जो पिता के पक्षाघात के साथ ही शुरू हो गया था। प्रथम श्रेणी में स्नातक पास कर आगे की पढ़ाई के लिए दाखिले की सोच रही थी। कॉलेज की हंसमुख मेधावी छात्रा वह सबकी चहेती थी। पिता उसकी मेधा से अति प्रसन्न थे। यह ताई जी शुरू से ही सीमा से बहुत स्नेह रखती थी, लेकिन पक्षाघात ने
पिता की दाहिनी को ही नहीं बल्कि प्रिय पुत्री के जीवन के उत्साह को भी निष्पन्न कर दिया। पढ़ाई छोड़ अब वे नौकरी की तलाश में लगी। शीघ्र ही अपने प्राध्यापकों की कोशिशों से एक निजी विद्यालय में लग गई। कुछ ट्यूशन भी मिल गई। इस प्रकार कुछ अवरोधों के बाद जीवन फिर से सरकने लगा। लेकिन दिनों दिन बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियां उसे ऐसे में परिपक्व बनाती चली गईं। अब अपना जीवन अपना नहीं रहा। जो भी कमाती सब माँ को दे देती। इस बीच कव्य चंचलता छोड़ गंभीर होती चली गई। पता ही नहीं चला। खिलखिलाहट की जगह हल्की सी स्मित ने ले लिया। बस उसे लगता कि अब वे पिता की जगह पर आ गई और उसे परिवार की संपूर्ण देखभाल करनी है। अपाहिज पिता की विवशता, माँ का बिलखना, छोटे भाई बहनों का डूबता भविष्य, ये सब एक चक्रव्यूह की भांति उसके जीवन को अपने में उलझाते चले गए। इसमें से वे निकल ही नहीं सकती थी, बल्कि अभिमन्यु की तरह लड़ते लड़ते अपने भविष्य का बलिदान ही कर सकती थी। वर्तमान का बलिदान तो दे ही चुकी थी वे। आरंभ में तो बड़े उत्साह से उसने सारी जिम्मेदारियों को अपने कोमल कंधों पर ले लिया। स्वयं पर कम से कम खर्च करती। आकर्षक सुंदर परिधानों की जगह साधारण साड़ियों ने जगह ले ली। मेकअप करना, पार्लर जाना, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, ये सब छोड़ चुकी थी वे। इन सब ने उसके व्यक्तित्व को और भी फीका और बेजान कर दिया था। परिवार पर आए इस अकस्मात संकट ने पहले ही उसे निस्तेज कर दिया था। फिर भी चेहरे की मासूमियत बची हुई थी और इसी ने आरंभ में कई रिश्तों को आकर्षित भी किया था। पर वे करती क्या? अपने भविष्य को बनाने के लिए पूरे परिवार को अभाव के अंधकार में नहीं धकेल सकती थी। पिता के बाद परिवार की एकमात्र कमाऊ वही तो थी। लेकिन आश्चर्य तब होता था जब माँ ने उसकी बढ़ती उम्र को नजरअंदाज करते हुए किसी को भी पार्ट टाइम कार्य करने से सख्ती से मना कर दिया था। अमित अजय पढ़ते हुए भी कुछ ट्यूशन पढ़ाकर घर में कुछ योगदान तो कर ही सकते थे। माँ की इस दोहरी नीति से अब उसका मन बुझने लगा था। उम्र के 28वें बसंत को पार करते करते उसे लगने लगा था कि अब उसका जीवन इसी नीरस मोड़ पर ही खत्म हो जाएगा। ये सोचने का भी एक कारण था। पिताजी की कुछ भविष्य नीति क्लियर हुई थी। पेंशन भी शुरू हो गया था। एक सदस्य को नौकरी भी देने की बात थी क्लर्क के पद पर। लेकिन माँ अमित अजय को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के सपने देख रही थी, सीमा के भविष्य के शव पर। इसलिए उन्हें क्लर्क की नौकरी करने की इजाजत देने का सवाल ही नहीं उठता था। मतलब अमित को छोड़कर घर में किसी को भी ये एहसास तक नहीं था कि सीमा को भी अब अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए। आस पड़ोस में रिश्तेदारों में उसकी बढ़ती उम्र और विवाह ने होने की कानाफूसी ने माँ को थोड़ा संजीदा किया। एक दो जगह बात भी चलाई, लेकिन लड़के वालों के मुंह फाड़ने पर माँ फिर चुप लगा गई। भविष्य निधि तो रानी के विवाह के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया गया था और अमित अजय की पढ़ाई के लिए सीमा का वेतन था ही। सीमा को एक गहरा धक्का तब और लगा जब उसकी सगी दीदी नीमा अपने प्रौढ़ विद्युत जेठ, जो 2 बच्चों का पिता था, का रिश्ता बहन सीमा के लिए लाई। नहीं, न फिट करी, रंग चौका ही चौका, न दान न दहेज। सीमा का डोला भी उठ जाता और लोगों का मुंह भी बंद हो जाता। माँ ने थोड़ा ना नुकुर के बाद इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। पिता के गोंगों की परवाह किसे थी? अब सीमा ने पहली बार कठोर होकर माँ और दीदी के इस कदम का विरोध किया। ये दोनों तो सीमा के पूरे जीवन को ही गर्त में डालने जा रहे थे। अमित ने भी पहली बार सीमा का साथ दिया। माँ और दीदी की बुनबुनाहट ने सीमा को पत्थर बना दिया। परिवार से कट गई वह। बस विद्यालय जाना आना, सबकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, यही उसका जीवन रह गया था। यही उसका कर्तव्य। माँ को अमित के मेडिकल के परिणाम की प्रतीक्षा थी। अमित तो बहन के भविष्य को संवारने की फिक्र में था, जबकि माँ मोटा दहेज ले अमित के विवाह का सपना संजो रही थी। फिर अजय, फिर रानी। सीमा की बारी कहाँ? वह तो कब की भाई बहनों की सरल सहज जिंदगी से बाहर हो चुकी थी। इसलिए तो आज माँ ने ताईजी द्वारा सीमा के लिए लाए उपहारों का इस प्रकार बंटवारा कर दिया था। माँ क्या एक औरत नहीं थी? सीमा की माँ नहीं थी? क्या वे पुत्री के अधूरे भविष्य को, अंधकार में जीवन की वेदना को समझ नहीं पा रही थी? नहीं, समझना नहीं चाहती थी। ताई जी के इस कथन में अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हारा भविष्य दांव पर लगे। उसे आशा की एक किरण नजर आ रही थी। सीमा ने बड़े प्यार से ताई जी की ओर देखा और अपना हाथ उनके आंचल में समेट सो गई।
अगले दिन से ही ताईजी ने सीमा का कायाकल्प शुरू कर दिया। पहले तो उसके लिए कुछ आकर्षक लेकिन सौम्य परिधान खरीदवाए। सारी सूती साधारण साड़ियां एक किनारे कर दी। यूं भी लंबी छरहरी सीमा पर नए फैशन के चूड़ीदार खूब फबते थे। फिर उसे ताईजी पार्लर ले गई ताकि बरसों की आवाहीन बेजान त्वचा को कुछ सौंदर्य उपचारों द्वारा आवायुक्त किया जा सके। साथ ही उसके आंतरिक सौंदर्य को भी, जो जिम्मेदारियों और उपेक्षा तले दब गया था, उभारने का प्रयास करती रही। उसमें आत्मविश्वास लाने की कोशिश करती रही। आंतरिक सौंदर्य से ही बाह्य सौंदर्य निकलता है और व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, ये ताईजी मानती थी। लेकिन ये भी समझती थी कि आज के युग में व्यक्तित्व की परिभाषा में सौम्यता, सादगी के साथ आकर्षक होना भी शामिल है। ताईजी के इन सब क्रियाकलापों को नजरअंदाज करती माँ ने चुप्पी साध दी थी। लेकिन इस सब में जो खर्च हो रहा था उससे वे बेखबर नहीं थी। लेकिन जिठानी का बहुत आदर करती थी, इसलिए उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। कभी कभार नीमा आग उगलती, उसे ये सब मरुस्थल में फूल खिलाने जैसा लग रहा था। अजय बिल्कुल तटस्थ था, पर अमित बहुत खुश था अपनी सीमा दीदी के लिए। 2 महीनों के अथक प्रयास के बाद सीमा में जो परिवर्तन नजर आने लगा वह दर्शनीय था। सीमा की कमनीयता, मासूमियत फिर से उसके व्यक्तित्व में खिले गुलाब से निखार ला दिया। दबी हुई खूबसूरती उभरने लगी थी। हंसती गुनगुनाती सीमा ताईज के मनोनुकूल कसौटियों पर खरी उतर रही थी। लेकिन ये तो ध्येय नहीं था। सीमा के भविष्य को खूबसूरत बनाना ताईज का ध्येय था। इस सिलसिले में भी उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था और प्रयास भी शुरू कर दिए थे। उनकी बहन की देवरानी का लड़का मॉरिशस में एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर सुशोभित था। रजत नाम था उसका। महत्वाकांक्षाओं ने अब तक उसे वैवाहिक जीवन से दूर रखा था। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा विवाह की उम्र को भी पार करती चली गई। रिश्ते तो बहुत पहले से ही आ रहे थे, लेकिन ध्यान देना उसने अब शुरू किया था। परिपक्व सौम्य शालीन जीवन संगनी के ख्वाब में बहुत सारे रिश्तों को वे नकारता चला गया। माता पिता ने तो उसकी जिद से झुंझलाकर रिश्ते की बात ही करना बंद कर दिया था। तभी ताईजी द्वारा दिखाई गई सीमा की तस्वीर रजत को भा गई। ताईजी ने सीमा के बारे में सब बता दिया और बहुत तारीफ भी की। रजत बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि सीमा की उम्र भी उससे मैच करती थी। ताईजी आई ही इसलिए थी कि सीमा की बात रजत से चला सके, लेकिन सीमा के घर का माहौल और सीमा के प्रति उसकी माँ बहन नीमा की उपेक्षा देख उन्होंने उस समय बात नहीं चलाई। इसलिए जब रजत ने बताया कि मैं दिवाली में भारत आएगा और उसी में सीमा के यहाँ आकर औपचारिक रूप से उससे मिल लेगा, ताईजी, जिन्हें वह मासी कहता था, इससे खुश होकर सीमा का कायाकल्प करने लग गई थी। ताईजी सीमा के विवाह की पृष्ठभूमि बना रही थी, उसके व्यक्तित्व को उभारने में भी लगी थी। अपनी मेहनत को साकार होते देख एक दिन ताईजी ने अपनी देवरानी से कहा, क्यों छोटी बहू, सीमा की इधर बात चलाई गई, अच्छा होता मैं इसका विवाह देख जाती। ये सुन माँ रुआसी हो उठी। क्या करूं जीजी, जहाँ जाती हूँ लड़के वाले मुंह ज्यादा पाड़ते हैं। अब इसी में सारा खर्च कर देंगे तो फिर रानी के लिए कहाँ से लाएंगे। अवसर देख ताईजी ने सीमा के लिए रजत की बात चलाई। दिवाली में उसके आने की बात कही, नीमा वही थी, कह उठी, सीमा के लिए तो रजत की बात करना ही फिजूल है ताईजी। पहले तो सामने से उसे देख पसंद करेगा ही नहीं, दूसरे तुम्हारी बात रख भी ली तो सीमा के साथ उसकी क्या जोड़ी। तभी सीमा को आते देख विद्रुपता से मुस्कुराकर वे वाक्यांश भी जोड़ दिया, कहीं ठूठ में भी बाहर आती है ताईजी। रजत जैसे राजकुमार के लिए रानी जैसे राजकुमारी चाहिए। सीमा की जिंदगी संवारो ताईजी, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे की जिंदगी को रेतीला मत बना दो। सीमा की बात का अनुमोदन करती माँ को देख सीमा मानो अचल हो गई। माँ कह रही थी, रजत के साथ रानी की ही बात चलाओ जीजी, सीमा की तो चिंता ही नहीं है, वह तो नौकरी भी करती है, वह तो शादी भी नहीं करना चाहती। नहीं तो नीमा का जेठ क्या बुरा था, अब इस उम्र में सुंदर सजीला राजकुमार मिलने से तो रहा। ताईजी का पूरा मिजाज कड़वा हो गया। व्यंग से कड़े स्वर में कहा, सीमा तुम्हारी सगी बेटी ही है ना छोटी बहू, यह सौतेली है, बड़ी का ग्रास छोटी को देना कोई तुमसे सीखे। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, सीमा के लिए मैंने रजत की बात चलाई है और उसी से विवाह भी करवाऊंगी। ताईजी बहुत गुस्से में थी। माँ बेटी की सीमा के प्रति विचार से एक बात समझ में नहीं आई छोटी, रानी महज 22 साल की है जबकि रजत 36 का। दोनों में उम्र का इतना अंतर है, फिर भी छोड़ो, तुम सबसे बहस करना व्यर्थ है, पत्थर पे क्या सिर फोड़ना। झुंझलाती हुई ताईजी वहां से चली गई। माँ रसोई में भुनभुनाती हुई चली गई। उधर सीमा तो मानो पत्थर हो गई हो जैसे।
ताई जी एकदम ढाल बनकर जिन अपने सगों से उसका बचाव कर रही थी, उन्हें अपने सगों खून के रिश्तों के विचार जान सीमा आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। इतनी नफरत, इतनी उपेक्षा सीमा के लिए अच्छे रिश्ते खोजना उनके वश का नहीं था। लेकिन सामने से जब रिश्ता आ रहा हो, तो जहाँ कुछ मांग भी नहीं है, तो भी सीमा के बदले रानी के बारे में ही सोचे जा रहे। अपने अस्तित्व से ही चिढ़ हो गई उसे। बिटिया, ताई जी ने औंधी पड़ी सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए पुकारा। ताई जी का स्नेहल स्पर्श पा सीमा उठ बैठी। निरर्थक अंगूठे से चादर को कुरेदती हुई बोली, ताई जी, आप रजत का रिश्ता रानी के लिए तय कर दो। ताई जी चौंक पड़ी। क्या क्या कह रही हो तुम? ये तुम अपनी माँ बहन की बातों में आकर कह रही हो, या अभी भी अपने को बलिदान करने का जज्बा जोर मार रहा है? मैं रजत के लायक नहीं ताई जी। कहाँ एक से एक रिश्तों को ठुकराने वाला वे धनाढ़ रईस, और कहाँ मैं, मेरी तो उम्र भी 30 को पहुंचने वाली है ताई जी। सीमा की सूनी और उदास आवाज ने ताई जी को विगलित कर दिया। ममता भरे नजरों से सीमा की डबडबाई आंखों को देखते हुए उसे आंखों ही आंखों में सांत्वना दी। वास्तव में नीमा और माँ का ऐसा व्यवहार सहन करना सीमा जैसी अत्यंत संवेदनशील लड़की के लिए काफी कष्टप्रद था। ताई जी जितना सीमा के भविष्य को संवारना चाहती हैं, नीमा और माँ दोनों उतना ही उसके प्रति निष्ठुरता दिखा रही हैं। देवरानी और नीमा की सीमा के प्रति उपेक्षा ताई जी को समझ में नहीं आती। वास्तव में नीमा के साथ साथ माँ का भी सीमा के प्रति व्यवहार असहनीय था। दोनों ने ही सीमा को घर में सबसे उपेक्षित बनाकर रख दिया था। खुद भी सीमा के लिए कुछ अच्छा कर नहीं रही थी, और ताई जी करना चाहती थी तो रोड़े अटका रही थी, जबकि सीमा अपनी तरफ से कर्तव्य पालन में कभी पीछे नहीं हटी। नीमा तो न जाने किस जन्म का बेर निकाल रही थी सीमा से। दोनों कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रही थी अपना, ये ताई जी की समझ से बाहर था। लेकिन ऐसा क्यों? इस बारे में सीमा से उन्होंने खुलकर पूछा। बिटिया, पहले तो सोचा था संबंधों को कटु बनाए बगैर तुम्हारा घर संसार बसा दूंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। छोड़ो ताई जी, जिसके जीवन में सुख नहीं लिखा होता उसे सुख कैसे मिलेगा? मुझे ऐसे ही घुट घुट कर जीना लिखा है। दुख इस बात का है कि माँ भी मुझे नहीं समझ रही। सीमा ने बड़े निराशे से कहा। मुझे सारी बात बताओ, आखिर तुम इस घर की सबसे होनहार बिटिया थी। माता पिता दोनों गर्व करते थे तुम पर। मैं आज सब जानना चाहती हूँ। विवाह तो तुम्हारा होगा ही, वो भी रजत के ही साथ। ताई जी की इस बात पर सीमा उन्हें देखती रह गई। इतना होने के बाद भी ताई जी अपनी बात से रत्ती भर भी पीछे हटने वाली नहीं थी, जबकि सीमा अब एकदम निराश हो चुकी थी। छोड़ो ताई जी, मेरे कारण आप क्यों उलझेंगी सबसे? माँ तो शुरू से ही रानी का पक्ष लेती रही है, आज भी ले रही है। इसमें नई बात क्या है? हाँ, आपसे कहकर मेरा मन हल्का जरूर हो जाएगा। इतना कि सीमा का बोझल मन उन दिनों की ओर चला गया जब पापा बिल्कुल अच्छे थे, स्वस्थ थे। सीमा पढ़ने में बहुत तेज थी और पापा की लाडली भी। उस पर पापा की बहुत सी आशाएं टिकी हुई थी, जबकि नीमा बचपन से ही हर काम में फिसड्डी थी। पापा चाहते थे नीमा पढ़ाई के अलावा दूसरे हुनरों में भी मन लगाए। पापा उसे भी बहुत प्यार करते थे और चाहते थे नीमा भी अच्छे से पढ़े, लेकिन नीमा का पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं था। दूसरे कामों में भी मन नहीं लगता था। पापा का नीमा को प्रेरित करने का हर एक प्रयास असफल रहा। उसने किसी तरह 10 का बोर्ड पास किया और इंटर में नाम लिखाया। उन्हीं दिनों नीमा का एक लड़के से सिनेमा वाल प्यार हो गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, पत्र व्यवहार करने लगे। फोन तो लैंडलाइन था तो बात हो नहीं पाती थी। सीमा ने एक बार नीमा को लड़के के साथ पकड़ा तो मान मनोहार करके नीमा ने बहन को मना लिया कि अब कभी वे लड़के के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद जब फिर से पत्र व्यवहार करते पकड़ा और नीमा का पत्र सीमा के हाथ लग गया तो उसने पापा को सब बता दिया, परमान में पत्र भी दिखा दिए। अब क्या था, पापा तो एकदम भड़क गए। नीमा का कॉलेज जाना क्या, घर से बाहर निकलना ही बंद करा दिया। घर ही बिठा दिया उसे। आनन फानन में लड़का खोज उसकी शादी कर दी। ससुराल उसी शहर में था और परिवार भी बहुत अच्छा मिला था, लेकिन फिर भी नीमा उसी समय से बहन से खार खाई रहने लगी। पिता को पैरालिसिस होने के बाद उसे मौका मिला और माँ के कान भर भर कर सीमा के प्रति उन्हें निष्ठुर बना दिया। पिता बीमारी के कारण निरा असहाय हो गए थे। घर गृहस्थ की पूरी बागडोर माँ के हाथों में आ गई थी, इसलिए सीमा को समझने वाला अब कोई नहीं था। रानी सबसे छोटी और सबसे सुंदर होने के कारण माँ की वह नक चढ़ी बेटी थी। नीमा को तो उसकी सुंदरता से भी जलन थी, लेकिन उसे सीमा के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। एक भी मौका नहीं छोड़ती सीमा को नीचा दिखाने का। रानी ने भी किसी तरह इंटर 3rd डिवीजन से पास किया। उसे अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं होती थी।
घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। बाहर जाकर काम करने से तो उसकी खूबसूरती कम होने का डर था। अम्मा चाहती थी कि किसी तरह कोई अच्छी जगह उसकी शादी हो जाए। सीमा के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं था। यूं भी वे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। वे चली जाती तो सारे खर्चे कैसे चलते, अमित अजय की पढ़ाई कैसे पूरी होती। इसलिए जब तक अमित कोई नौकरी नहीं पकड़ लेता तब तक सीमा को भी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त किया जाता। सीमा की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सब कुछ दांव पर लगाकर भी सीमा कुछ पा नहीं सकी। परिवार में जो उसे मान सम्मान प्यार स्नेह मिलना चाहिए था उससे तो वे वंचित ही रही। यहाँ तक कि कोई उसके जीवन के खालीपन को भरने के लिए सोचा भी नहीं। आज तो सभी अकेले हैं तो जरूरत के लिए ही सही दीदी दीदी करते हैं। कल को सबका अपना परिवार हो जाएगा तो उन सब के बीच उसकी क्या जगह होगी। भविष्य की ये भयावहता सीमा को हमेशा डरा जाती है। ताई जी की गोद में किसी हिरनी शाविका की तरह चुपकी सीमा ताई जी को सब सुना। बिलक बिलक कर रो पड़ी। ताई जी कुछ नहीं बोली, सिर्फ सीमा को सहलाती रही। ऐसे ही दोनों देर रात तक जगे रही। फिर नींद आ गई, रात में सो गई। सुबह हुई तो अचानक ताई जी के यहाँ से फोन आया, जल्दी आने का, कोई इमरजेंसी आ गई थी। नीमा तो बहुत खुश हुई, बड़ा सीमा का पक्ष लेकर सबको डांट रही थी। अब देखें कैसे उसका जीवन संवारती है। ताई जी को जाने की तैयारी करते देख सीमा उदास हो गई। लगा फिर से उसका जीवन गर्त में जाने वाला है। एक ताई जी थी जो उसके दिशाहीन जीवन को दिशा देने के लिए प्रयासरत थी। अब कौन। ताई जी ने सीमा के सूखे मुख को देखकर स्नेह से सिर सहलाया और सांत्वना दी। देख बेटी, मैं बहुत जल्द आऊंगी रजत के साथ, तुम तैयार रहना। ताई जी के इस कथन के समय माँ और नीमा वहीं थे। माँ तो चुपचाप रही, लेकिन नीमा ने मुंह बिचका दिया। सीमा एक अंतहीन इंतजार करने के लिए विवश हो गई। यूं तो ताई जी ने कहा था कि वह सबको लेकर दिवाली में आएंगी। ने चाहते हुए भी सब ताई जी का इंतजार कर रहे थे। सीमा के तो कान मानो दरवाजे पर ही लगे रहते थे। इसी वहापोह में दिवाली आई और चली गई। सीमा के मन का अंधकार और बढ़ गया। प्रकाश तो मानो उसके जीवन से ही रूठ गया था। ताई जी के कहे अनुसार न तो रजत ही आया और न कुछ खबर ही आई। ताई जी जो गई तो एक फोन भी नहीं किया। सबके व्यंग बानों का निशाना बनती सीमा अत्यधिक तनावग्रस्त हो बीमार पड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि ताई जी ने भी सब्ज बाग दिखाकर एक झूठा दिलासा देने की कोशिश की थी। सीमा जो बीमार पड़ी तो उसे 10 दिन लग गए ज्वर से पीछे छुड़ाने में। शरीर तो टूटा ही, उससे ज्यादा मानसिक तनाव ने उसे इतना उद्वेलित कर दिया कि उसका तन मन टूट गया। उसका किसी के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। बाहर आने से पहले ही पतझड़ आ गया। सीमा को ज्वर ने तोड़ा, लेकिन एक सीख दे गया कि उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। उसे अपने लिए खुद सोचना होगा, अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। आज ही सीमा ने पति लिया था। इतने दिनों तक तीमारदारी करती माँ उबकर किसी पड़ोसन के साथ पास के ही पहाड़ी मंदिर में माता के दर्शन को चली गई थी। अमित अजय अपने इंस्टीट्यूट चले गए थे और रानी को नीमा कल ही अपने ससुराल ले गई थी। आज ही उनके आने की बात थी। पापा अभी अभी सोए थे, इसलिए बालकनी में बैठी वे बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही थी। रास्ते के पार मैदान में खेलते बच्चे उसे अपने बचपन की यादों में ले गए थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका तन मन दोनों आज हल्का सा था। मौसम भी गुनगुना सा था। तभी गाड़ी की आवाज आई और फाटक के सामने एक कार आकर रुकी। कार से कुछ लोग उतरे, एक स्त्री पुरुष और एक सजीले से नौजवान के साथ। जब ताई जी उतरी तो एक झटके से पर्दा हट गया और उसे सब समझ में आ गया। हो न हो ये अवश्य रजत है, उसके मन ने कहा और उसके पैर धरा पर ही चढ़ गए। ताई जी ने एक फोन तक नहीं किया आने के बारे में। उसके तो हाथ पांव फूल गए। घर में कोई था भी नहीं। ताई जी ने आकर उबारा, उसे सबसे परिचय करा, उसे तैयार होने अंदर भेज दिया। फिर रजत और उसके माँ पापा को बैठक में बिठा पानी वानी आगे कर सीमा के पास अंदर गई। सीमा तो वैसे ही बुत बनी बैठी हुई थी। ताई जी ने प्यार से छिड़का और उसे तैयार करने लगी। सुंदर सी हल्की गुलाबी सिल्क साड़ी पहनाया, चेहरे में हल्का मेकअप किया, बाल वैसे ही खुले छोड़ दिए। आज ही सीमा ने बाल धोए थे, केवल एक क्लेचर लगा लिया। सीमा थोड़ी कमजोर लेकिन प्यारी लग रही थी। ताई जी ने कॉफी बनवाया और सीमा को साथ मिलाकर उनके पास बिठा खुद रसोई में चली गई। ताई जी अपने साथ ही मीठा नमकीन ले आई थी, वह सब प्लेटों में सजा कर ले आई। रजत की माँ तो सीमा को अपने पास ही बिठाकर बड़े प्यार से उससे उसके शौक, पढ़ाई, नौकरी, घर के बारे में पूछ रही थी। सीमा ने सबके बारे में बताया और कहा कि माँ पास के ही मंदिर में गई है
और रानी दीदी के साथ गई है। रजत तो एक टक सीमा को ही देखे जा रहा था। वह उन आंखों की ताप सह नहीं पा रही थी। फिर ताई जी ने दोनों को वहीं बैठक में अकेला छोड़ दिया और सीमा के पापा को देखने रजत के माँ पापा के साथ अंदर चली गई। रजत के साथ वे अकेली कमरे में है, इस सोच ने ही उसके आरक्त कपोलों को दर्द कर नजरों को उठने से इनकार कर दिया। आपके बारे में बड़ी मासी से इतना सुन चुका हूँ कि लगता ही नहीं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तस्वीर से भी अधिक कशिश है आप में। शालीनता से भरी रजत की बातें उसे पहली बार में ही मुक्त कर गईं। फिर तो उन दोनों में काफी बातें हुई। रजत के बार बार पूछे गए सवालों के जवाब देते देते वह भी थोड़ी खुल गई थी। रजत तो तुरंत आपसे तुम पर आ गया था। आप लोग तो दिवाली में आने वाले थे, उस समय क्यों नहीं आए? ताई जी भी खबर लेने गई तो वहीं रह गई, फोन तक नहीं किया। मैं जानता कि मेरा इतनी बेसब्री से कोई इंतजार कर रहा है तो मैं तो उड़कर सीधा यहीं चला आता। उसकी शरारत भरी आवाज से सीमा ने लज्जावंत हो नजरें झुका ली। दरअसल मैं मॉरिशस से आया ही थे दिवाली के दिन, इसलिए बड़ी मासी को पहले ही बुलाने को कह दिया और आपके यहाँ इमरजेंसी कॉल करवा उन्हें बुलवा लिया गया। फिर 2-3 दिन लग गए सबसे मिलने जुलने में। अब हम लोग अचानक पहुंच गए, तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रहे थे। उधर बड़ी मासी को भी फोन करने से मना कर दिया था, इसलिए बिन बुलाए पहुंच गए और मैं आप लोगों के सरप्राइज के चक्कर में इतना झेल रही थी। सीमा बुदबुदाई तो रजत ने कहा, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो कैसा लगा ये पहली बार का ही सरप्राइज? क्यों? शरारत से मुस्कुराया रजत और बड़े प्यार से देखा अपनी पसंद को। सीमा तो उसके प्यार भरी नजरों की आप को सह नहीं पा रही थी। आज उसके सपनों की मंजिल मिल गई थी। वे चुप रही, समझ नहीं पा रही थी कि इस खुशी को कैसे समेटे। अच्छा, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी तस्वीर देखकर ही पसंद कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं, क्या मुझे बताओगी? रजत की इस बात पर सीमा की आंखें टपटपा गई। नीमा तो उसे किसी के लायक ही नहीं समझती थी, वो भी रजत जैसे राजकुमार के लायक तो बिल्कुल नहीं। यहाँ उसकी पसंद पूछी जा रही थी। देखो सीमा, रजत ने बड़ी कोमलता से उसकी डबडबाई आंखों को छू लिया। आंसू टप से उसकी दूसरी हथेली पर आ गिरा। फिर बड़ी गंभीरता से उसके दोनों हाथों को थाम कर कहा, ना ना सीमा, बिल्कुल नहीं। आज के बाद मैं कभी फिर इन खूबसूरत आंखों में नमी ना देखूं, खुशी में भी नहीं। बड़ी मासी से मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुन चुका हूँ, तुम तो बहुत साहसी हो। रजत की बातों को सीमा चुपचाप सुन रही थी। लगता था रजत कहता जाए और वक्त यहीं ठहर जाए। और इतनी कोमल उम्र में अपने सपनों को तिलांजलि देकर कौन लड़की इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को वहन करती है? तुम तो सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हो सीमा, रजत कहता जा रहा था और सीमा मानो उसकी एक एक बात को आत्मसात किए जा रही थी। जैसी जीवन संगनी की कल्पना में करता था, तुम उन सबसे बढ़कर हो। शायद तुम्हारी तलाश में ही मैं सारे रिश्तों को नकारता चला गया। पैसे और तड़क भड़क को महत्व देने वाली रूप गर्विता तो मैंने बहुत देखी, लेकिन आदर्शों और कर्तव्यों को जीवन की दूरी समझने वाला गुण तुम में ही पाया। लेकिन मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, आपके लायक भी नहीं हूँ। और फिर सीमा का कथन अधूरा ही रह गया। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? रजत के माँ पापा अंदर बैठक में प्रवेश करते हुए बोले, तुम्हारी सलोनी सूरत के साथ साथ तुम्हारे रुपहले व्यक्तित्व में जो अनगिनत गुणों के सितारे टके हुए हैं, वो किसी की भी नजर को चुंधियाने के लिए काफी है बेटा। रजत की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और सीमा को प्यार से सीने से लगा लिया। इतना प्यार, इतना सम्मान। ताई जी सच्ची कहती थी कि रजत ही नहीं, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। तब तक माँ, नीमा, रानी, अजय, अमित सब आ चुके थे। माँ दुविधा में थी तो नीमा कुंठित सी। उन्हें उम्मीद न थी कि सामने रानी को देखकर भी कोई सीमा को पसंद कर सकता है, वो भी रजत सा हैंडसम और धनाढ्य लड़का। रानी को तो उसने साली साहिबा का खिताब देकर सीमा के साथ अपने संबंध को मोहर भी लगा चुका था। अमित, अजय दोनों रजत के साथ बातें करते बहुत खुश थे। इसी गहमा गहमी में मगनी की रस्म भी झटपट पूरी कर ली गई। 15 दिनों के बाद ही रजत सीमा को ब्याह कर अपने घर ले आया। इतने कम दिनों में ब्याह करने की बात तो माँ मान ही नहीं रही थी, लेकिन ताई जी और रजत के घर वालों ने सारी बात संभाल ली। अदालती विवाह के बाद एक रिजोर्ट में धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ, जिसमें दोनों तरफ के रिश्तेदार, परिचित सब शामिल हुए और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। रजत ने ही सारी व्यवस्था करवाई। रजत ने सीमा के घर वालों से कुछ भी नहीं लिया था और सीमा ने भी अपना सारा कुछ माँ के हवाले कर दिया था।
यहाँ तक कि ताई जी द्वारा दिए गए उपहारों को भी रानी के लिए रखाई। रजत के घर वालों ने ऐसे ऐसे कीमती गहनों कपड़ों से सीमा को भर दिया कि सबकी आंखें देखती रह गई। सीमा को तो रजत जैसे अनमोल रतन के सामने सारे गहने जेवर फीके लग रहे थे। सालों बाद सीमा के अंधेरे जीवन में उजालों वाली भोर आई थी। 1 महीने के बाद हवाई जहाज में बैठी सीमा के तन के साथ साथ मन भी अपने पिया के संग दूर गगन में उड़ जा रहा था। क्या घर की जिम्मेदारी निभाने वाली सीमा के साथ उसकी माँ और बहन को ऐसा करना चाहिए था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल दिन बाय बाय।